नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। केंद्र सरकार के अध्यादेश को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की यह मुहिम है कि अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल की मुहिम। ममता बनर्जी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। 23 मई को ममता बनर्जी से मिलेंगे, 24 मई को उद्धव ठाकरे से मिलेंगे केजरीवाल और 25 मई को शरद पवार से मुलाकात करेंगे। कल नीतीश कुमार से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी, तो 23 मई को ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 24 मई को उद्धव ठाकरे से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। तो 25 मई को शरद पवार से उनकी मुलाकात होगी। तो केंद्र सरकार के अध्यादेश को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की यह मुहिम है और अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए सीएम केजरीवाल की यह मुहिम है कि जिसमें वो ममता बनर्जी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, उनका समर्थन मांगेंगे कि इस मामले में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि दिल्ली का बॉस अरविंद केजरीवाल ही होंगे, लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश लाई और दिल्ली का बॉस उपराज्यपाल को ही बना दिया। ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला, जिसमें अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया था, लेकिन उसके खिलाफ अध्यादेश लाके केंद्र सरकार ने वो अधिकार फिर से एलजी को दे दिया। और दिल्ली बनाम केंद्र सरकार तो कई मामलों पे होता रहा है, यहां एक बार फिर वही तकरार है। और अब अरविंद केजरीवाल अलग अलग दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, राज्यसभा में उनका समर्थन मांगा जाएगा। इसमें ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं। तो 23 मई को ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 24 मई को उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात होगी और 25 मई को शरद पवार से मिलेंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे इस मामले में कि दिल्ली सरकार का साथ दें। कल नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो केंद्र सरकार के अध्यादेश को रोकने के लिए दिल्ली सरकार यह मुहिम चला रही है, अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए, कि राज्यसभा में उसे रोका जाए। इसके लिए सीएम केजरीवाल की यह मुहिम है। वो ममता बनर्जी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, दिल्ली सरकार एक बार फिर इस मुहिम में है कि राज्यसभा में अध्यादेश को कैसे रोका जाए, इसको लेकर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और पवार से मुलाकात होने वाली है, मुलाकात करने वाले हैं केजरीवाल। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, कुछ महीनों की बात करें, आपने देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जो तकरार है कई मुद्दों को लेकर छिड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी इसकी बानगी देखने को मिली और जिस तरीके से प्रतिक्रिया और क्रिया हुई कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इन शब्दों में सीधे तौर पे ये कह दिया कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुई जो सरकार है उसके पास भी तमाम अधिकार होने चाहिए और कहीं ना कहीं ये कहे कि केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका जरूर दिया था। उसके बाद दिल्ली सरकार पूरी तरीके से खुश नजर आ रही थी, अरविंद केजरीवाल का पूरा खेमा खुश नजर आ रहा था और कई जो अहम फैसले हैं इस बीच में लिए गए, खासतौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार इसी बीच एक अध्यादेश लेकर चली आई और कहीं ना कहीं इस अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने और खासतौर पर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों ने तानाशाही रवैया बताया। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, लंबी चर्चा हुई है, खासतौर पे इस अध्यादेश को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि इसको एक मुहिम बनाया जाए और कहीं ना कहीं तमाम जो समान विचारधारा के जितने दल हैं उनसे इस पर समर्थन मांगा जाए, यानी कि केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में समर्थन मांगा जाए। 23 मई की बात करें
करें तो 23 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात हो सकती है। बताया जा रहा है, अभी तक जो जानकारी मिली है, कि ये मुलाकात पश्चिम बंगाल में ही होगी। इसके अलावा अगर हम 24 मई की बात करें तो 24 मई को उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा 25 मई की बात करें तो शरद पवार से उनकी मुलाकात होगी। तो निश्चित रूप से राज्यसभा में अगर हम बात करें तो कोई भी अध्यादेश आता है तो लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी को लेकर कहीं ना कहीं समर्थन एक तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मांग रहे हैं तमाम विपक्षी दलों को, यानी उनका समर्थन मांगा जा रहा है ताकि राज्यसभा में जिन पार्टियों की विचारधारा मिलती जुलती। ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और दिल्ली दौरे पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मुलाकात करेंगे। विपक्षी नेताओं को एकजुट करने को लेकर यहां चर्चा हो सकती है। और कल सीएम केजरीवाल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मुलाकात करेंगे। चूंकि विपक्ष की एकजुटता जो है उसकी मुहिम चलाई जा रही है और कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस भी इस कोशिश में है कि कैसे विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पे लाया जाए। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। कल केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात करी थी, तो विपक्षी नेताओं को एकजुट करने को लेकर यहां चर्चा हो सकती है। और कल सीएम केजरीवाल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी। पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, नीतीश कुमार आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं, क्या विपक्ष की एकजुटता की कोशिश यहां पे होगी कि कैसे अगर बीजेपी को रोकना है तो एकजुट होना होगा? देखिए, निश्चित रूप से तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की जो कवायद है वो खासतौर पे नीतीश कुमार कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब पिछली बार लोकसभा के चुनाव थे, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव थे, तो तमाम बैठकें हुई और खासतौर पे ममता बनर्जी सक्रिय उस दौरान नजर आ रही थी। और ममता बनर्जी ने तमाम इसी तरीके से तमाम नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश और कवायद की गई थी। कल की अगर हम बात करें तो कल से ही जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। और दिल्ली दौरे के दौरान उनके साथ जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा लल्लन सिंह की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। कल करीब 1 घंटे के आसपास अगर हम बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। और निश्चित रूप से शिष्टाचार मुलाकात का नाम जरूर दिया गया है, लेकिन दो बड़े नेता जब आपस में मुलाकात करते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चाएं होती है। क्योंकि लोकसभा के 2024 के चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो रणनीति बना रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात होगी। बताया जा रहा है करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास ये मुलाकात हो सकती है। निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो देखिए, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है, हालांकि उस दौरान भी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे दिग्गज चेहरों को कहीं ना कहीं आमंत्रित नहीं किया था और कई दिग्गज चेहरे वहां पे नहीं पहुंच पाए थे शपथ ग्रहण समारोह में। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से तमाम विपक्षी दल, जो कि खासतौर पर अगर हम बात करें जो समान विचारधारा के हैं, उनको क्या नीतीश कुमार एक मंच पर लाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। क्योंकि आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री, माफ करिएगा, मुख्तार अब्बास नकवी ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर कह दिया कि वो ऐसे दूल्हे हैं जो कह रहे हैं कि खुद जा जाकर बारातियों से कह रहे हैं कि मेरे बारात में चलो। तो निश्चित रूप से बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है और आज यानी विपक्ष को एकजुट करने की कवायद यहां पे की जा रही है। बहुत शुक्रिया पीयूष, आप इस मुलाकात पे नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। नए संसद भवन के उद्घाटन पर लगातार राजनीति गर्मा गई है। बीते दिन राहुल गांधी ने ट्वीट कर भवन के उद्घाटन को राष्ट्रपति से करने की मांग की थी। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं। नया संसद भवन भव्य रूप में बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्वीट करके कह दिया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, किस तरीके से राहुल गांधी के इसमें? दुनिया जो है वो भारत की नतमस्तक सलामी में लगी है और ये नकारात्मक दस्तक की गुलामी में लगे हुए हैं। और इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि परिवार तंत्र को पछाड़ करके प्रजातंत्र कैसे प्राथमिकता पा रहा है। और जब परिवार तंत्र जो है वो परास्त होता है और प्रजातंत्र जो है वो परवान चढ़ती है, तो इस तरह की बौखलाहट और घबराहट दिखाई पड़ती है। यही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि साहब कैसे बन जाएगा सेंटर विस्ता, कैसे बनेगा नया पार्लियामेंट। अरे पार्लियामेंट भी बन गया और उद्घाटन भी होगा, और अगर आपको जनता कुछ जनादेश देगी, 2-4-10 सीटें आपकी आएंगी, तो आप भी बैठेंगे उसमें और आपका दिमाग थोड़ा ठंडा होगा।
सर, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जीत दर्ज की बहुत मिला, लेकिन नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं। कल उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आज भी उनकी मुलाकात जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे होने वाली है। देखो, बिना सोने के सुनार और बिना कुल्हड़ का कुम्हार जैसी स्थिति है। अब इनके गठबंधन की दुकान सजाने के लिए सामान मिल नहीं रहा है। जैसे होता ना कि भाई दूल्हा जो है घूम घूम के कह रहा है हमारे साथ बाराती बन के चलो, अब वो प्रपोज बाद में करता है, डिस्पोज पहले हो जाता है। तो इनकी ये प्रॉब्लम है। फिर एक आखिरी सवाल रहेगा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने साधु संतों की तुलना कहीं ना कहीं आतंकवादियों से कर दी है। देखो, साधु संतों की तुलना कोई शैतान ही आतंकवादियों से कर सकता है। अब इस तरह की शैतानी मानसिकता अगर किसी के दिल और दिमाग में भर गई हो तो उसको किसी साधु संत की शरण में जा करके और झाड़ फूक करा करके या उससे कुछ मंत्र ले करके और अपने दिमाग के और दिल के शैतान को बाहर निकालना चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बागडोगरा एयरपोर्ट से किशनगंज जाने के दौरान धनतोला बाजार में कांग्रेस नेता अबरार आलम और पांजीपाड़ा हाई स्कूल में नूर अहसन के साथ साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड क्षेत्र की जनता हाट में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया मुशायरा कॉन्फ्रेंस में वो शामिल होंगे। इस मौके पर बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक अध्यक्ष मिन्नत रहमानी और जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी, युवा जिला अध्यक्ष आजाद समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो इमरान प्रतापगढ़ी जब यहां पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो 2 दिवसीय किशनगंज दौरे पे इमरान प्रतापगढ़ी यहां पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और मनोज कुमार हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, इमरान प्रतापगढ़ी यहां पहुंचे हैं, 2 दिन तक रहने वाले हैं, क्या कुछ खास रहेगा? पार्टी के हर दल के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरा प्रत्येक जिला में अपना भ्रमण कर रहे हैं। अब देखा जाए कि कांग्रेस के बड़े चेहरा हैं, बड़े नेता हैं और वो किशनगंज पहुंचे हुए हैं। और किशनगंज देखिए, पहुंचते ही कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे और जितने भी पुराने नेता कांग्रेस के हैं और जितने भी वहाँ पे विधायक हैं कांग्रेस के पूर्व जो थे, वो लोग भी वहाँ मौजूद थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस के जितने भी युवा जो नए पीढ़ी जो जुड़े हुए हैं इस बार, और वो भी वहाँ पे पहुंचे हुए थे। एयरपोर्ट पे ताक लगी हुई थी, जैसे मानो सरकार उनकी ही हो बिहार में। तो ये देखने को मिल रहा था आज किशनगंज में कि कम से कम एयरपोर्ट पे जिस प्रकार कांग्रेस और कांग्रेसियों की जो भीड़ थी, उस मुताबिक देखने में यह भी लग रहा था कि आने वाले समय में कांग्रेस का कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही रुतबा देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया जब इमरान प्रतापगढ़ी उनके बीच पहुंचे। और पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत के नार्को टेस्ट के बयान के बाद सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि मैं अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या वो शर्त क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहलवानों और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बीच जनवरी 2023 से राज जारी है। धरना पर बैठे पहलवान पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं बृजभूषण शरण सिंह झुकने को तैयार नहीं है। विवाद के बीच सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कहा है, मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है, मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी ये टेस्ट होना चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार है तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें और मैं उनको वचन देता हूँ कि मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ और हमेशा कायम रहने का देशवासियों को वादा करता हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय श्री राम।
वहीं इससे पहले बीजेपी सांसद बृजभूषण के निजी सचिव संजीव सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह नार्को टेस्ट के लिए 1 मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं बृजभूषण सिंह की तरफ से, मैं उनके निजी सचिव होने की हैसियत से मैं इस बात का आपको बताता हूं कि बृजभूषण सिंह 1 भी मिनट नार्को टेस्ट से पीछे हटने वाले नहीं है। आज चाहे न्यायालय का आदेश हो जाए सुप्रीम कोर्ट का, नार्को टेस्ट करा देंगे। सरकार चाहे नार्को टेस्ट कराने के लिए, सांसद जी नार्को टेस्ट करा देंगे। हालांकि नार्को टेस्ट के विषय पर संजीव सिंह ने एक शर्त भी रखी है कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और सांसद बृजभूषण शरण सिंह दोनों का एक साथ नार्को टेस्ट हो। सांसद जी की नार्को टेस्ट के विषय पे एक शर्त, नार्को का टेस्ट होता है ऐसी परिस्थिति में जब कोई ऐसी एविडेंस जिसको न वादी बता पा रहा हो और न अभियुक्त से पुलिस पूछ पा रही हो, तो उसको नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफिक टेस्ट या लाई डिटेक्टर मशीन से जानने की कोशिश की जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों ना जो आरोप लगा रहे हैं इनका और माननीय सांसद बृजभूषण सिंह का, दोनों लोगों का नार्को टेस्ट एक साथ कराएं। अब गेंद बृजभूषण शरण सिंह की नार्को टेस्ट कराने की मांग करने वाले पहलवानों और खापों के पाले में है। अगर कोई संदेह ना हो तो आरोप लगाने वाले पहलवानों को भी नार्को टेस्ट कराने का ऐलान करना चाहिए, ताकि आरोपों की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को लेकर सर्कुलर जारी किया। फैसले के बाद देश में राजनीतिक भूचाल आ गया। इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और हमने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, आगरा, गोरखपुर समेत कई जिलों में जनता की राय जानी। लोगों ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। गुलाबी नोट की विदाई, कौन खफा किसे भाई? 2000 की नोट की बैन से बेचैन कौन? आम जनता खुश तो क्यों हो रहा सियासी शोर? काले धन पे हमला तो क्यों इतना हल्ला गुल्ला? 2000 का नोट बंद, ब्लैक मनी पे बड़ी चोट। नोटबंदी 2.0 पर जनता का मूड क्या? आरबीआई ने शुक्रवार की शाम को एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बंद करने का ऐलान किया। हालांकि आरबीआई ने कहा कि इन नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई। इसके साथ ही लोगों के रिएक्शन भी आने लग गए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की जनता भी इस फैसले से खुश नजर आई। ज्यादातर लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। लोगों ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे गवर्नमेंट को साइड टैक्स वगैरह मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। तो सारा काले धन में जमा हो जा रहा है। जितने बनिए हैं, गुप्ता लोग हैं, जो सब इन्हीं के पास रुपया जमा है। बिस्तर लगाए हुए बिस्तर। बड़े नोट छोटे दुकानदारों को लेने में काफी दिक्कत हो रही है, खुले नहीं मिल रहे थे। तो ये निर्णय सही है? हाँ, निर्णय सही है। क्या दिक्कत हो रही थी 2000 का नोट? 2000 का नोट अगर दुकानदार के पास या हमको भी टमटम वालों के पास आया तो हम थोड़ा से कहाँ करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसका नोट 2000 है, कहीं टूटा नहीं होता, अगर 100 रुपये का सामान लेना हो मिलेगा, नहीं तो 400 का। ये तो रही पीलीभीत की जनता की बात। अब हम आपको आगरा, गोरखपुर और कानपुर के लोगों का 2000 पे दिए गए रिएक्शन सुनवाते हैं। आम जनता, व्यापारी और कारोबारियों का क्या कुछ कहना है, जरा उन्हें भी सुनिए। आरबीआई की गाइडलाइन ठीक है। अधिकतर 2000 की मुद्रा ब्लैक मनी के रूप में लोगों की तिजोरियों में जमा हो गई थी। जो ऐसे लोग थे जो उन्होंने अपना 2 नंबर का पैसा इसमें बंद कर लिया था, तो उसे बाहर निकालने का ये ठीक तरीका है। जब आरबीआई ने वो स्टार्ट किया था उसके बाद भी वो प्रचलन में कम आया, क्योंकि लोगों के पास 2000 का नोट जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और ये 2000 का नोट ज़्यादातर जो ब्लैक मनी रखते हैं उन लोगों के पास काफ़ी संख्या में है। तो जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है ये संतुष्ट है। फैसला तो आरबीआई का बहुत ही सराहनीय है, और दूसरी चीज़ ये कि आम जनमानस पे इस पर ना के मात्र फर्क पड़ेगा। इसका कारण है क्योंकि आम जनता के लिए तो ये पहले से ही बंद था। पहले तो 2000 का नोट लाना ही यहाँ पर गलत था, क्योंकि लोग कहते थे 1000 का जब नोट चलता था तो कहते थे कि उससे बड़ा काला धन जो है छुपा के रखें लोग। 2000 में काला धन नहीं छुप पाएगा। वो गरीब के पास नहीं है, नेता के पास है।
नेता अब इसमें नेता परेशान होंगे, आम आदमी नहीं परेशान होगा। 2000 की नोट की अगर बात करें तो एक तरह से जो नोटबंदी सरकार ने की थी, प्रधानमंत्री की घोषणा हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने की है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। 2000 के नोटों को पाबंदी लगाई गई, वो भी 30 सितंबर तक का समय है, कोई लिमिट नहीं है, बैंक में आप जमा कर सकते हैं। और इसके पीछे वजह यही दिखती है और कहा भी जाता है कि जो चलन में है वही मुद्रा है। ये बहुत बढ़िया जो भी ये नियम बन रहा है या बनने जा रहा है या बनने का प्रयास है, जो भी निर्णय लिया गया है बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है। सरकार की है मंशा और जो पाबंदी वो लगा रहे हैं नोट पे, ये सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। सरकार का निर्णय सही है या गलत है ये तो अलग का विषय है, लेकिन इससे परेशानी किसको होगी? इससे परेशानी मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ी होगी। अभी दूसरी बार फिर जनता क्या करेगी? इतनी महंगाई, एक तो ऐसे ही नोट बंद क्या झेलेगी इसको जनता? इससे फायदा क्या होगा जनता को? घंटों बैंक में लाइन लगाओ, उसके बाद 2-2, 3-3 घंटे आदमी लाइन में लगे रहे, उसके बाद बैंक काउंटर बंद हो जाता है। रूलिंग पार्टी पे विपक्ष तो वैसे ही हमलावर रहती है, वो कोई भी फैसला लेगी। डिजिटल वाला फैसला बहुत बढ़िया सरकार। हाँ, बहुत राहत है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2000 की नोटबंदी पर भले ही सियासत हो रही हो, विपक्ष के निशाने पर सरकार हो, लेकिन जनता की कसौटी पर यह फैसला खरा उतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी है। सत्येंद्र जैन को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिहाड़ जेल में वो बंद है और उनके दिल्ली सरकार में के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। तो पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो तिहाड़ जेल में बंद हैं पिछले कई महीनों से, और कई वीडियोस भी उनके सामने आए थे, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ था। पीयूष हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी है, अभी क्या जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई? बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में करीब साल भर से जेल में बंद सत्येंद्र जैन की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया है। इसके साथ ही चूंकि आपने देखा होगा पिछली बार खुद सत्येंद्र जैन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया था और सीधे तौर पर कहा गया था कि स्वास्थ्य का हवाला उनके दिया गया था, और सीधे ये भी बताया गया था कि जेल में रहने के दौरान उनका जो वजन है वो करीब 30 किलो तक कम हो गया है। तो अगर थोड़ी देर का वक्त बचा है, चूंकि आम आदमी पार्टी के सांसद जो है राज्यसभा सांसद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से देखना होगा कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या सत्येंद्र जैन के मामले को भी उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता है। लेकिन फिलहाल सत्येंद्र जैन को सफदरजंग अस्पताल में कहीं ना कहीं भर्ती कराया गया है और उनका जो इलाज है वो फिलहाल चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ सफदरजंग अस्पताल में सत्येंद्र जैन को भर्ती कराया गया है, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी थी। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।